हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ अमेजॉन प्राइम पर अवेलेबल सीरीज़ रीचर के बारे में, जिसके सीज़न 1 को लोगों ने बेहद पसंद किया था। ये ली चाइल्ड की नॉवल सीरीज़ पर बेस्ड हैं। ये नॉवेल्स क्रिटिकली अक्लेम्ड रही हैं और इनकी अपनी कल्ट फॉलोइंग है। ये जो फैंस हैं, इनकी दो मेन डिमांड्स को पूरी करके ये सीरीज़ लोगों के बीच सुपर हिट हो गई है। इतनी कि इसका सीज़न 2, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, उसके 3 एपिसोड्स आ गए हैं और पूरे सीज़न के आने के पहले ही थर्ड सीज़न का अनाउंसमेंट हो चुका है। इतनी ज़्यादा ये पसंद की जाती है लोगों के बीच। उसके दो जो मेन रीजन है मैं आपको बताती हूँ। इन्हीं नॉवेल्स पर टॉम क्रूज ऑलरेडी जैक रीचर मूवीज़ बना चुके हैं। 2 मूवीज़ आई हैं उनकी और उनको नहीं पसंद ज़्यादा किया जाता है एज रीचर, कॉज वही सेम 2 कारण हैं। पहला कारण है जो वो मूवीज़ थी कंपेयर टू दिस सीरीज़, वो ट्रू टू द सोर्स नहीं थी, उसमें क्रिएटिव लिबर्टी ली गई थी। लेकिन यहाँ पर जो फैंस हैं उनको फुल सेटिस्फैक्शन दिया गया है। पहली नॉवल पर बेस है इसका पहला सीज़न और वो ट्रू टू द सोर्स है, एग्जैक्टली वैसे ही चलती है जिसने लोगों के मनों को खुश कर दिया है। जो उसके रीडर्स थे, बाकी जो नहीं थे, उन्हें भी पसंद आई है। इस स्टाइल में बनाई गई है। देन सेकेंड थिंग, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, टॉम क्रूज रीचर के रोल में बहुत ज़्यादा फिट नहीं हो रहे थे। कॉज ली चाइल्ड के जो रीचर थे वो बहुत ही जायंट ह्यूज पर्सनालिटी के मालिक हैं और उनकी हम्बल आइज़ थी, बहुत कम बोलते हैं। ये सारी चीज़ें तो एक्ट की जा सकती हैं, बट जो ह्यूज पर्सनालिटी है वो टॉम क्रूज की नहीं है। यहाँ पर जो एलन रिचसन जो हैं वो बहुत ही ह्यूज हैं, लंबे चौड़े हैं, एकदम परफेक्ट रीचर लगते हैं। उनकी हम्बल आइज़ हैं, कम बोलना उन पर सूट करता है। साथ ही जब वो आइस ब्रेकर की तरह कुछ सरकास्टिक वन लाइनर बोलते हैं जो सिचुएशन पर अप्रोप्रिएट होता है, तो ऐसा लगता है कि हाँ, ये इंसान ऐसा बोल सकता है। उन्होंने एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर क्रिएट किया है बेहतरीन एक्टिंग के थ्रू, बेहतरीन बॉडी लैंग्वेज, एक्सेंट के थ्रू, और ऐसा लगता है रीचर उन्हीं के लिए ही बना था। तो वो उस पर बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं, एटलीस्ट फॉर मी तो वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। बाकी इस सीज़न में अभी 3 एपिसोड्स आए हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। 5 एपिसोड्स आने बाकी हैं। पहले सीज़न की तरह इस सीज़न में भी 8 एपिसोड्स हैं और जिनका रन टाइम लगभग 50 से 55 मिनट्स के बीच का है। यहाँ पर आपको वायलेंस हाई लेवल का मिलने वाला है, गोर मीडियम है, प्रोफैनिटी माइल्ड है, अडल्ट सीन्स हैं। सो नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन और टीनेजर्स, ओनली फॉर अडल्ट। बाकी मज़ा आपको थ्रू आउट द सीरीज़ आने वाला है। सो मेरा क्या टेक है इन 3 एपिसोड्स को लेकर, ये मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आपने आए हैं, देन प्लीज सब्सक्राइब। सो अब दिस सीरीज़ रीचर सीज़न 2 अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो रीचर जो हमेशा से ही नो नॉनसेंस गाय हैं, वो किसी के भी फटे में टांग अड़ाना नहीं चाहते हैं। होबो लाइफस्टाइल जी रहे हैं और लोगों से दूर दूर ही रहते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि मुसीबत को उनसे प्यार सा है, वो उन्हें ढूंढकर उनके गले पड़ ही जाती है। पहले सीज़न में वो अपनी भाई की मौत का बदला ले रहे थे, वहीं दूसरे सीज़न में अपने दोस्तों के लिए कुछ ऐसा ही करते दिख रहे हैं। क्योंकि वो वॉन्डरर की तरह जीते हैं, उनके पास कोई एक परमानेंट ठिकाना नहीं है और ना ही कोई फ़ोन नंबर, सो उनसे कॉन्टैक्ट करने का कोई भी जरिया नहीं है। लेकिन नीली जो उनके 110 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ग्रुप की कभी मेंबर हुआ करती थी, वो उनसे कांटेक्ट करने का एक ज़रिया ढूंढ ही लेती है और उन्हें पता चलता है कि उसी ग्रुप के एक मेंबर फ्रांस की डेथ हो गई है और ये एक मर्डर है। उन्हें हेलीकॉप्टर से फेंक दिया गया है। फ्रांस के बारे में पता लगने के बाद रीचर जब नीली के पास पहुंचते हैं और फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, जो वो शर्लॉकियन डिडक्शन किया करते हैं, उसके बेसिस पर उन्हें पता चलता है कि 3 और उसी ग्रुप के मेंबर इस चीज़ का शिकार हो चुके हैं। इसी दौरान रीचर को उनकी पुरानी फ्लेम कार्ला डिक्सन भी मिलती है, जिससे उनका प्रेम प्रसंग फाइनली चालू हो जाता है, जो बहुत टाइम से रुका पड़ा हुआ था, पेंडिंग जॉब था। और इसे देखने के बाद लगता है कि रीचर को हर एक नए सीज़न में नई लेडी लव मिलने वाली है। बाकी यहाँ पर एक इंटरनेशनल आर्म्स डीलर की भी एंट्री होती है, जो बहुत ही मिस्टीरियस दिखाया जा रहा है। कॉप की भी एंट्री हो गई है, जो सरप्राइजिंगली करप्ट नहीं है और एक शेडी ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, जो हाथ धोकर रीचर और उनके दोस्तों के पीछे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर विलेन लल्लू पंजू नहीं दिखाए जा रहे हैं, उनके अराउंड एक प्रॉपर मिस्ट्री बिल्डअप की गई है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। विलेन अच्छा हो तभी उसे मरते हुए देखने में मज़ा आती है। बाकी कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स मैं सीरीज़ के आपको बताने वाली हूँ। जो सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव सीरीज़ का मुझे लगता है वो है ऑफ कोर्स एलन रिचसन। उन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से इस कैरेक्टर में इतना करिश्मा भर दिया है कि वो रियल सा लगने लगता है। उसे लाइफ दे दी है एक तरीके से, जहाँ एक और उनकी फिजिक और गुड लुक्स इस कैरेक्टर को निभाने में हेल्प करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने एक्टिंग में भी कोई कसर नहीं
छोड़ी है, उन्होंने और ज़्यादा मेहनत करी है। जब आप उनके फाइट सीन्स देखेंगे बहुत ज़्यादा एफर्ट नज़र आता है। जो क्लोज कम्बैट्स हैं उन्हें इतनी परफेक्टली वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ये जो कैरेक्टर उन्होंने रीचर का निभाया है ये आपके जहन से आसानी से उतरने वाला नहीं है, आप इसे लंबे टाइम तक याद रखेंगे। सो कूडोज फॉर दैट। जो सेकंड पॉजिटिव मुझे सीरीज़ का लगा है वो है इसका इमोशनल फैक्टर। यहाँ पर बस ब्लंट क्राइम इन्वेस्टिगेशंस नहीं चल रही हैं बल्कि उनके साथ इमोशंस को भी मिक्स किया गया है, जिसकी वजह से सीरीज़ में एक डेप्थ आ जाती है। यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं वो अपना अपना रोल निभा रहे हैं, चाहे वो कॉमिक वाला हो या फिर लव एंगल की तरह हो, लेकिन वो सुपरफिशियल आपको किसी तरीके से नहीं लगेंगे। उनमें भी अपनी एक गहराई होती है। जैसे सीज़न 1 के फिनले, रॉस्को और नीली आपको बिल्कुल याद रहेंगे। आप उनको सीज़न 2 में भी देखना चाहेंगे और सीज़न 2 में अभी कार्ला डिक्सन दिखाई गई हैं और नीली कंटिन्यू किए गए हैं। ओडोनल आते हैं जो कॉमिक टच लेके आते हैं। ये सारे कैरेक्टर्स आपको काफ़ी प्लीजिंग लगते हैं, डेप्थ लिए हुए लगते हैं और आप उनसे कनेक्टेड फील करते हैं, तो इसका इमोशनल फैक्टर बहुत अच्छा है। थर्ड जो पॉजिटिव सीरीज़ का है वो है इसकी बेहतरीन स्टोरी लाइन। बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, कुछ भी स्कैटर्ड नहीं लगता है, हर चीज़ के पीछे लॉजिक और रीजनिंग है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मरते हुए आप देखने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कैसे हो गया और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बस फिलर्स की तरह लोगों को मार रहे हैं चीज़ों को थ्रिलिंग बनाने के लिए। ऐसा नहीं है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होता है और सारी चीज़ों को एंड में एक्सप्लेन किया जाता है। बहुत ही कम लूप होल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन चलती है, पुलिस जो भी अपना काम करती है, वो भी आपको सब कुछ लॉजिकल लगता है। तो स्टोरी बहुत ही अच्छी लिखी गई है। अगर ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो जो पहला नेगेटिव है, पहले सीज़न में भी मैंने ये कुछ फील किया था कि कुछ एपिसोड ऐसा लगता है थोड़ा ओवर स्ट्रेच्ड हैं, लेकिन हाँ वो बोरिंग मोमेंट नहीं लाते हैं। वैसे ही इस सीज़न का थर्ड एपिसोड मुझे थोड़ा ओवर स्ट्रेच लगा है, स्टिल बोरिंग नहीं है। सेकेंड नेगेटिव, देखिए 8 एपिसोड्स होते हैं फर्स्ट सीज़न में, इन्होंने 7th एपिसोड में ही सारा सस्पेंस रिवील कर दिया था। जो थ्रिल फैक्टर है वो एकदम नीचे चला गया था। इमोशनल था, कहानी चल रही थी, फाइटिंग सीन्स थे, लेकिन जो सस्पेंस था वो नहीं था लास्ट एपिसोड में। तो ये चीज़ यहाँ पर रिपीट ना करें, जो सस्पेंस है वो खींचकर 8 एपिसोड तक लेकर जाएं, तब जो थ्रिल है वो भी उसी लेवल पर रहेगा और मज़ा आएगी देखने में। बाकी मेरे लिए ये सीरीज़ अभी तक 3 एपिसोड के बेसिस पर 8.5 आउट ऑफ 10 है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरीके से विलन्स को क्रिएट किया जा रहा है, उनके अराउंड मिस्ट्री बनाई जा रही है। रीचर एक नए अवतार में नज़र आ रहे हैं, वो पहले से थोड़ा ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं। 2 साल बाद की कहानी यहाँ पर दिखाई जा रही है, जो पहला सीज़न हुआ था उसके बाद। और देखते हैं कि रीचर अब इस प्रॉब्लम का क्या सल्यूशन निकालते हैं और कितने डायलॉग्स बोलते हैं इस सीज़न में। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।